दोस्तों, आज का यूरोप हमें जो इतना मॉडर्न और आधुनिक दिखाई देता है, एक समय था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। बहुत सारे इतिहासकार उसे अंधकार युग कहा करते हैं। अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे इतिहासकार उस युग को अंधकार युग कहते हैं? क्योंकि उस समय ज्ञान, विज्ञान, गणित की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि ये इन सबका विकास एकदम रुक सा गया। और यह युग था मध्यकाल के यूरोप। अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वहां पे इन सारी चीजों पर अंधकार युग क्यों कहा जाता है? अच्छा, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यूनान से। यूनान कोई साम्राज्य नहीं था, वह नगर राज्यों में, बहुत सारे नगर राज्यों में बैठा हुआ था। जैसे आज हम आधुनिक की बात करें, जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे शहर हैं अलग अलग, वैसे उस समय यूनान अलग अलग नगर राज्यों में बैठा हुआ था। ये नगर राज्य आपस में लड़ाई करते रहते थे और इन लड़ाइयों का फायदा उठाते हैं यूनान के उत्तर में स्थित मकदूनिया से आने वाले फिलिप सेकंड ने। प्रमुख यूनान के शहर थे, नगर राज्य थे, वो थे स्पार्टा, थीब्स और एथेंस। कोरिंथ वगैरह और भी थे, लेकिन जो तीन प्रमुख थे शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया कि एथेंस, स्पार्टा और थीब्स। अच्छा, ये नगर राज्य आपस में लड़ाई करते रहते थे। एक बैटल ऑफ पेलोपोनेसिया हुआ था जिसमें स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था और एथेंस का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। एथेंस बहुत कमजोर हो गया था। तो ये आपस में लड़ाई करते रहते थे और इसका फायदा उठाते हैं फिलिप सेकंड। यूनान मकदूनिया को कभी अपना हिस्सा मानता ही नहीं था। ऐसा क्यों था? जबकि देखा जाए कि यूनान में जो कल्चर था, जो रिलीजन था, वो सेम मकदूनिया में भी था। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है, क्योंकि मकदूनिया में तो राजतंत्र था, वहां पे फिलिप सेकंड उस समय राजा था। लेकिन यदि इधर हम बात करें यूनान में, तो यूनान में एथेंस में लोकतंत्र था भले, लेकिन स्पार्टा जैसे शहरों में सैन्य शासन था। वहां पे जो मूल्य थे अनुशासनी थे। वहीं पे एथेंस बोला जाता है दर्शन की भूमि। यहाँ पे लोक अदालतें, आपस में तर्क वितर्क, आलोचना, इन सबको बहुत जगह मिलती थी। आप लोगों ने अरस्तु का नाम सुना होगा, सुकरात, प्लेटो, थेल्स, ये सब इन्हीं भूमि से आते हैं। वहां पे दर्शन को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बाद में फिलिप सेकंड ने बैटल ऑफ कैरोनिया में एथेंस और थीब्स को हराकर, ये 338 बीसी की बात है, में हराकर इन पे प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, उसका नियंत्रण संघात्मक और राजनीतिक था। फिर भी उसके नियंत्रण में स्पार्टा बाहर था। स्पार्टा इस युद्ध में नहीं शामिल था और स्पार्टा जहां पे अनुशासन था, ना झुकने की परंपरा थी, उसने कभी भी फिलिप सेकंड की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन फिर भी फिलिप सेकंड ने पूरा यूनान को एक संघ के रूप में संगठित किया। उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, उसने राजनीतिक और संघात्मक बनाकर उसको छोड़ दिया। आगे फिलिप सेकंड के बाद उसका बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है और वह यूनान, तो पहले से उसके पिता ने एक संघ बना के छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी थी, फिर वो निकलता है पूरब की तरफ और पूरब की तरफ राज्यों को वो जीतना शुरू करता है, जिसमें एशिया माइनर, फारसी क्षेत्र, लेवेंट क्षेत्र और मिस्र, मध्य एशिया होते हुए भारत के ब्यास नदी तक पहुंचता है। आगे दोस्तों उसकी सेना बढ़ने से इनकार कर देती है और अलेक्जेंडर द ग्रेट वहीं से वापस लौटता है। वापस लौटते समय उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है और इतिहास उसे आज विश्व विजेता के रूप में देखता है। लेकिन दोस्तों, मुख्य सवाल यह है कि यूनान में लोकतंत्र होने के बावजूद यूनान ढह गया। वहीं पे मकदूनिया में राजतंत्र होने के बावजूद फिलिप सेकंड और अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था और वो जीता भी। इसका संक्षिप्त उत्तर की बात करें तो फिलिप सेकंड ने जो यूनान में नगर राज्य थे और इनके बीच में जो मतभेद और आपसी लड़ाइयां थी, इसका फायदा उठाते हैं। एथेंस, थीब्स जैसे नगरों को हराकर वहां पे शासन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से सोचने का प्रयास करें तो मैंने आपको बताया कि 434 से 404 बीसी के बीच एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध था बैटल ऑफ पेलोपोनेसिया। इस युद्ध में एथेंस स्पार्टा से हारकर पहले ही बहुत कमजोर हो गया था। मैंने जैसे आपको बताया कि फिलिप ने जो नगर राज्य जीते थे उसमें स्पार्टा शामिल नहीं था। स्पार्टा ने फिलिप सेकंड की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बैटल ऑफ कैरोनिया में स्पार्टा शामिल नहीं था। स्पार्टा अपने आप को सर्वोच्च सैन्य शक्ति समझता था, किसी के आगे ना झुकने की परंपरा। देखिए कि एक बार फिलिप सेकंड ने स्पार्टा को एक संदेश भेजा था कि अगर मैं स्पार्टा में घुस गया तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। लेकिन स्पार्टा ने कहा कि अगर
बाद में फिलिप की जो भी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, वो फारस की तरफ बढ़ना था, फारस को जीतना था और वो अपने आगे के मिशन पर उधर निकल पड़े और इसको संघात्मक और राजनीतिक रूप से इसको जोड़कर वो आगे अपने अगले मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। फिलिप ने कभी साम्राज्य स्थापित करके शासन करने की कोशिश नहीं किया, राजनीतिक और संघात्मक संघ बनाकर वो अपने अगले मिशन की ओर चले गए। जबकि यहाँ पे जो आपस में जो राज्य उन्होंने जीता भी था, उनको अपना शासन करने का अधिकार था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानने की यह भी जरूरी है कि इस समय यूनान के एथेंस जैसे शहरों में एकदम प्रकाश का युग था। तर्क, दर्शन, आलोचना, लोक अदालतें, ये सब यूनान के एथेंस जैसे शहरों पर प्रचलित था। बैटल ऑफ पेलोपोनेसिया में एथेंस के हार की बाद सब कुछ बदल कर रख दिया। स्पार्टा ने एथेंस को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और इस हार के बाद एथेंस की जनता में अस्थिरता और गुस्सा था। लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया अगले 1 साल के लिए और लोकतंत्र के नाम पर 30 शासकों को बिठा दिया गया। कहते हैं कि इसमें स्पार्टा का भी हाथ था, क्योंकि हर प्रकार की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड दिया गया। याद रखिएगा, 404 बीसी में जैसे ही बैटल ऑफ पेलोपोनेसिया खत्म होता है, वैसे ही उसके 1 वर्ष तक उसमें लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाता है। वहां पे 30 शासकों की नियुक्ति की जाती है जो कि सभी निर्णय लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जनता में विद्रोह होता है, जनता में अस्थिरता होती है और उसके बाद फिर से लोकतंत्र की वापसी होती है 403 बीसी में। लेकिन दोस्तों, इस बार डर था। बहस, तर्क वितर्क, लोक अदालतें, जन अदालतें, आलोचनाएं, इन सब की जगह कम हो गई थी और जिसका दंड सुकरात जैसे दार्शनिक को भुगतना पड़ा। उन पर आरोप लगा था कि वो युवाओं को भ्रष्ट करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, जिससे सत्ता के खिलाफ आवाज फिर से उठ सकती है। फिर उनका एक केस जाता है अदालत में। मैं दोस्तों, अदालत में भी जो जज थे वो भी चुन कर आते थे। दोस्तों, सुकरात बड़े आदर्शवादी थे, नियम कानून को मानने वाले थे। वो नियम कानून को मानते थे। वे कहते थे कि यदि अगर नियम या कानून गलत है तो उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन उनको मानने से वो हमें कभी परहेज नहीं करते थे। दोस्तों, इसी की वजह है कि उन्हें मृत्युदंड मिला। उन्हें जहर का प्याला दिया गया पीने के लिए, तो उन्होंने जहर के प्याला को पीकर मृत्युदंड चुना। उनके पास भागने का भी पूरा मौका था। उनके शिष्य प्लेटो ने पूरा उनका बंदोबस्त कर दिया था जेल से बाहर जाने का। लेकिन सुकरात ने कहा कि यदि मैं बाहर गया तो मेरे विचार खत्म हो जाएंगे, भले मेरी शरीर जिंदा रहे, लेकिन यदि मैं अंदर रहा तो मेरी शरीर मरेगी, मेरे विचार अमर हो जाएंगे। सुकरात ने जहर का प्याला लिया और उसको पिए और मृत्युदंड को चुना, जो एथेंस दर्शन की भूमि मानी जाती थी। सुकरात की मृत्यु ने उसी एथेंस पर इतिहास में कलंक लगा दिया। दोस्तों, सुकरात का दर्शन आत्मचिंतन, नैतिकता, विवेक पर आधारित था। लेकिन एथेंस ने उन्हें इसलिए नापसंद किया क्योंकि इनके सवाल सत्ता, लोकतंत्र और परंपरा तीनों को असहज करते थे और संकट के समय में एथेंस ने आलोचना को खतरा समझा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी एथेंस पर तर्क वितर्क, आलोचना, दर्शन पर पाबंदी लग गई। प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक इसी भूमि से जुड़े थे। अरस्तु वैसे मकदूनिया से थे, लेकिन ज्ञान और दर्शन के लिए वे एथेंस आए और अपने दर्शन को एक नई दिशा दी। आगे फिलिप सेकंड ने अरस्तु को अलेक्जेंडर द ग्रेट का गुरु बनाया। तो आपने समझा होगा कि कैसे यूनान अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ज्ञान, विज्ञान, तर्क, दर्शन, लोक अदालतें, सैन्य शासन जैसे इन सभी की छवि हमें यूनान में दिखाई देती है। यूनान के नगर राज्यों की आपस की लड़ाई का फायदा कैसे मकदूनिया के राजा फिलिप सेकंड ने उठाया। लेकिन यूनान का भी साम्राज्य नहीं बन पाया। फिलिप ने संघ बनाकर छोड़ दिया और अलेक्जेंडर पूरब की ओर जीतने निकल गया और वापसी में उसकी भी बेबीलोन में मृत्यु हो गई और यूनान में राजनीतिक शून्यता हो गई। अलेक्जेंडर के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों, 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु होती और 323 बीसी से 146 बीसी तक हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है, राजनीतिक शून्यता का युग कहा जाता है। आपस में जो उनका 3 साम्राज्य में बटा हुआ था, वही लोग आपस में शासन कर रहे थे उस समय। उस तरफ इटली में एक शहर राज्य रोम अपने आसपास के क्षेत्र और जनजातियों को हराता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और 146 बीसी से यूनान रोम के अधीन होना शुरू हो जाता है और 49 बीसी में रोम की सेना के साथ जूलियस सीजर यूनान के अंदर एंटर करता है। रोम के साथ जूलियस सीजर यूनान में एंटर करता है और खुद को तानाशाह घोषित करता है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, तानाशाह रोम में भी गणतंत्र था। तानाशाह मात्र एक संवैधानिक पद था। रोम में सीनेट होता था जिसके पास सारी शक्ति होती थी। और दोस्तों,
27 BC में अगस्टस के समय रोम साम्राज्य अपने सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही रोमन साम्राज्य के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यूनान साम्राज्य नहीं बन पाया, लेकिन रोमन साम्राज्य बन गया। और इसके पीछे की कहानी क्या थी? ईसाई धर्म का उद्भव कैसे होता है? ईसाई धर्म अपनी जगह कैसे बनाता है? कैसे ईसाई धर्म का एक प्रकाश युग आता है? कैसे वो फैलता है पूरे यूरोप में? इसके बारे में हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।